गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो इसमें फिर हम लोग एक टैक्स से रिलेटेड नया टॉपिक है जो हम लोग को कॉर्पोरेट टैक्स में देखने के लिए मिलता है। टॉपिक का नाम है एमालगमेशन ऑफ कंपनीज एंड फिस्कल इनिशिएटिव। एमालगमेशन ऑफ कंपनीज क्या होता है और इसके लिए क्या फिस्कल इनिशिएटिव है। फिस्कल इनिशिएटिव कहने का मतलब हो गया फाइनेंशियल बेनिफिट। यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट जो हम लोग समझ रहे हैं ये टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से समझ रहे हैं। मतलब हम लोग को यहाँ पे मेनली समझना ये है कि एमालगमेशन ऑफ कंपनीज क्या होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट और एज पर टैक्स प्रोविजन, और दूसरा उसके लिए क्या फाइनेंशियल बेनिफिट है। फिस्कल इनिशिएटिव कहने का मतलब यहाँ पर ये चीज़ हो गया एमालगमेशन ऑफ कंपनीज क्या है और उसके लिए क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स है इन टैक्स। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ एमालगमेशन को समझें तो एमालगमेशन का कंसेप्ट यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही है जो हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं। अकाउंट्स में हम लोग एमालगमेशन का मतलब क्या समझते हैं, कुछ इस तरह से अगर हम लोग एग्जांपल लेके समझे। एक कोई कंपनी है ए लिमिटेड, दूसरा कोई कंपनी है बी लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों क्या किया, ये दोनों अपने बिजनेस को क्लोज करके, अपने बिजनेस को वाइंड अप करके, डिजोल्व करके एक नया कंपनी बना देता है ए बी। तो ये जो नया कंपनी बना, ये जो पूरा प्रोसेस हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे एमालगमेशन। यही पूरा प्रोसेस एमालगमेशन कहलाता है। दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि कोई एक कंपनी था ए और एक कंपनी था बी। बी क्या करता है, अपने बिजनेस को स्टार्ट ही रखता है, कंटिन्यू ही रखता है, ये ए के बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है। मतलब गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी ये जो है ये तो एग्जिस्टेंस में नहीं होगा, बट बी होगा। बी पहले भी था, अभी भी रहेगा। ये अपना बिजनेस भी पहले चलाता था, अब ई का बिजनेस भी टेक ओवर कर लिया। तो जिसको हम लोग अकाउंट्स में इसके लिए जो प्रॉपर टर्म होता है ये हम लोग यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन। बी जो है ए को एब्जॉर्ब कर लिया। इसको भी टैक्स में एमालगमेशन ही बोला जाता है। मतलब या तो दो कंपनी मिलकर एक नया कंपनी फॉर्म कर ले, या तो कोई एक पुराना कंपनी दूसरे पुराने कंपनी को टेक ओवर कर ले। ये दोनों प्रोसेस टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से एमालगमेशन ही होता है। टैक्स में दोनों को एमालगमेशन ही बोलते हैं। वहाँ पे अकाउंट्स में जनरली इसके लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं ये होता है मर्जर। इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं ये होता है एब्जॉर्प्शन। तो ये कुछ हमारा बेसिक कंसेप्ट था एमलगमेशन से रिलेटेड। अभी हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि अगर इस टाइप का कोई केस होता है, जैसे अगर पहला केस हम लोग ले लें, ए प्लस बी मिलके बना दिया ए बी, तो यहाँ पे ए और बी को क्या बेनिफिट है इनकम टैक्स एक्ट में। अगर ऐसा करता है तो एमलगमेशन करता है, मर्जर करता है, तो टैक्स में इसको क्या बेनिफिट मिलेगा, ए बी को क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक उसी टाइप से यहाँ पे ए को क्या बेनिफिट मिलेगा, बी को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो कुछ इस टाइप का चीज है जो हम लोग को यहाँ पे समझना है। इससे पहले एक दो चीज और यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो हमारा इस प्रोसेस में जो कंपनी एग्जिस्टेंस में रहना बंद हो गया, मतलब जो ओल्ड कंपनी था, इसको हम लोग बोलते हैं एमालगमेटिंग कंपनी। एमालगमेटिंग कंपनी, जो ओल्ड कंपनी है उसको हम लोग बोलते हैं एमालगमेटिंग कंपनी। जो न्यू कंपनी फॉर्म होती है इसको हम लोग बोलते हैं एमालगमेटेड कंपनी। एमालगमेटेड कंपनी मतलब पहले वाले केस में ए बी विल बी एमालगमेटेड कंपनी एंड ए एंड बी will be amalgamating company. In second case, company A will be amalgamating company and company B will be amalgamated company. कुछ इस टाइप का सिचुएशन है। हम लोग को यहाँ पे यही सब चीज देखना है कि एमालगमेटिंग कंपनी के लिए क्या टैक्स रिलीफ है, क्या टैक्स बेनिफिट है, एमालगमेटेड कंपनी के लिए क्या टैक्स बेनिफिट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और जो पर्सन है जो यहाँ से इससे इम्पैक्ट जिस पे आता है वो होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब जो कंपनी ए का या कंपनी बी का शेयर होल्ड किया था, अब ये दोनों बिजनेस तो बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, अब इसको शेयर मिल जाएगा ए बी का। ठीक है, तो इसके हैंड में क्या टैक्स का प्रोविजन है, क्या टैक्स किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हम लोग को समझना है। मतलब एमालगमेटिंग कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से, एमालगमेटेड कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से, और तीसरा शेयर होल्डर के प्रोस्पेक्टिव से। ये तीन पर्सन होता है जो इस केस में एमालगमेशन के केस में अफेक्टेड होता है। तीनों के लिए हम लोग टैक्स बेनिफिट या टैक्स प्रोविजन को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस पीडीएफ में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे अगर जो एमलगमेशन का डिफिनेशन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ये सेक्शन 2 ए बी में कवर है। जो ये बोलता है एमलगमेशन इन रिलेशन टू कंपनीज मीन्स, एमलगमेशन का जब हम लोग बात करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज, तो एमलगमेशन का मतलब होता है मर्जर ऑफ
टू और मोर कंपनी, दो या दो से ज्यादा कंपनी मर्ज कर जाए विद अनदर कंपनी, मतलब जो हम लोग पहला वाला केस लिए थे, दो कंपनी हमारा है, ये दो या दो से ज्यादा कंपनी भी हो सकता है, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में दो ले ले रहे हैं, ए प्लस बी है, दोनों मर्ज करके क्या किया, एक नया कंपनी बना लिया ए बी, ठीक है, या तो एक्स सी कुछ भी बना लिया, उसमें मर्ज हो गया। दूसरा बोल रहा है द मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज, द मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म वन कंपनी, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंपनी क्या क्या फॉर्म कर लिया एक नया कंपनी। सॉरी, ये जो पहला वाला केस था ना, ये एब्जॉर्प्शन वाला केस था, यहाँ पे था ये जो था ये बी के साथ मर्ज हो रहा है, यहाँ पे नया कंपनी जब फॉर्म हो रहा है तो ए प्लस बी इक्वल टू ए वाला ए बी वाला सिचुएशन है, इस टाइप का यहाँ पे बोला गया। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों केस जो है बोथ केस विल बी कंसिडर एज ए अमालगमेशन इन इनकम टैक्स एक्ट। अब आगे यहाँ पे हम लोग को एक चीज और ये समझना है कि ये दोनों केस होने से एमालगमेशन तो हो जाएगा, बट इनकम टैक्स एक्ट में इसको एमालगमेशन तब माना जाएगा जब कोई ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। दो कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहला तो ये बोल रहा है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एमालगमेटिंग कंपनी, एमालगमेटिंग कंपनी कहने का मतलब ओल्ड कंपनी जो है और कंपनीज बिकम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एमालगमेटेड कंपनी। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है एमलगमेटिंग कंपनी का, वो पूरा एमलगमेटेड कंपनी का अब एसेट्स या लायबिलिटी बन जाता है, पहला कंडीशन ये है। दूसरा, शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% इन वैल्यू, शेयर होल्डर जो है जो होल्ड कर रहा है कितना शेयर, 75% इन वैल्यू, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू मान लेते हैं किसी कंपनी का 1 लाख है, 1 लाख का शेयर शेयर उस कैपिटल है उसका, तो इसका 75% मतलब कम से कम 75,000 रुपए नॉमिनल वैल्यू का शेयर्स जो होल्ड कर रहा है वो सारा शेयर होल्डर दूसरे कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, तभी इसको यहाँ पे एमलगमेशन माना जाएगा इन इनकम टैक्स एक्ट। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 75% इन वैल्यू ऑफ शेयर्स in the amalgamating company becomes shareholder of amalgamated company. If this both condition will be satisfied, then only amalgamation will be considered as amalgamation in income tax act. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसको एमलगमेशन नहीं माना जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में। इसका इम्पैक्ट ये हो जाएगा कि जो उसको बेनिफिट इनकम टैक्स एक्ट में मिलने वाला था अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के प्रोस्पेक्टिव से वो एमलगमेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर गया, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के प्रोस्पेक्टिव से वो एमलगमेशन हो जाता है, तो उसके लिए क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं एमलगमेटिंग कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है। एमलगमेटिंग कंपनी कहने का मतलब हो गया जो हमारा ओल्ड कंपनी, जो हमारा ओल्ड कंपनी। यहाँ पे हम लोग को एक चीज ये समझना पड़ेगा कि ए जो था प्लस बी जो था, ये दोनों मिलके जो बनाया नया कंपनी ए बी, हो क्या रहा है, ए का जो एसेट था ये अब चला गया बी के पास, तो ये सिचुएशन क्या हो रहा है, ये अपना एसेट ए बी को ट्रांसफर कर रहा है जिसके बदले में इसको कंसिडरेशन में कुछ मिलेगा, ए को कुछ कंसिडरेशन में मिलेगा, कंसिडरेशन कुड भी ये हमारा शेयर्स हो सकता है या तो मनी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इसको रिफंड में मिलेगा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए जनरली, ये अगर ए बी को कुछ एसेट ट्रांसफर कर रहा है तो ये कैपिटल गेन का सिचुएशन हो जा रहा है, मतलब ए को यहाँ पे कैपिटल गेन इसके हैंड में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन इनकम इसके हैंड में हो जाता अगर ये जो है ए बी को ऐसे ट्रांसफर करता है तो। बट यहाँ पे एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसा सिचुएशन है, एमलगमेशन का सिचुएशन है, तो यहाँ पे हम इसको कैपिटल गेन नहीं मानेंगे, ए के हैंड में भी और बी के हैंड में भी, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, और जिसका फाइनल इम्पैक्ट ये होगा कि कैपिटल गेन टैक्स से जो एमलगमेटिंग कंपनी है डेट विल बी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाएगा किसको, एमलगमेटिंग कंपनी को। एमलगमेटिंग कंपनी के बारे में कैपिटल गेन क्यों आ गया पिक्चर में, क्योंकि ये हमारा जो न्यू कंपनी जो है जो एमलगमेटेड कंपनी है उसको अपना एसेट ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको इसके हैंड में तो कैपिटल गेन लगना चाहिए, तो उसी से इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, वही चीज यहाँ पे लिखा है। अंडर सेक्शन 47 of income tax act, capital gain arising from
द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बाय एमलगमेटिंग कंपनी। अगर कैपिटल गेन अराइज हो रहा है किसके कारण? एमलगमेटिंग कंपनी के एसेट ट्रांसफर के कारण टू द इंडियन एमलगमेटेड कंपनी। बट एमलगमेटेड कंपनी जो है मतलब न्यू कंपनी जो है डेट शुड बी इंडियन कंपनी। अगर इंडियन एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर करने से कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो वो यहाँ पे हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एज सच ट्रांसफर विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर माना ही नहीं जाता है कैपिटल गेन के प्रोस्पेक्टिव से। कैपिटल गेन वाले हेड में हम लोग पढ़ते हैं कि जब हमारा एसेट ट्रांसफर होता है, मतलब सबसे पहले एसेट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, तब कैपिटल गेन। यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग इसको ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में इसको ट्रांसफर ही नहीं माना जाता है। अल्टीमेटली इम्पैक्ट ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग को कैपिटल गेन से एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तो ये बेनिफिट हो गया एमलगमेटिंग कंपनी के लिए कि वो एग्जेम्प्ट हो गया कैपिटल गेन के टैक्स से। दूसरा बोल रहा है एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स इन केस ऑफ इंटरनेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। अगर इंटरनेशनल रीस्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी कुछ हमारा कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन का प्रोविजन है। यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर कोई दो फॉरेन कंपनी, अगर कोई दो फॉरेन कंपनी है, ए है और एक बी है, ठीक है, ये अपने बिजनेस को इसमें मर्ज कर रहा है बी में, और ए के पास अगर कुछ इंडियन कंपनी का शेयर है, ए के पास अगर कुछ इंडियन कंपनी का शेयर है, और ये जब अपना एसेट बी को ट्रांसफर करेगा तो साथ साथ इंडियन कंपनी में जो इन्वेस्ट करके रखा है ये भी तो इसके लिए एसेट है, ये भी तो बी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस केस में ए के हैंड में टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि उससे इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन, इसी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इन केस ऑफ एमलगमेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज, अगर फॉरेन कंपनीज एमलगमेट हो रही है और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन इंडियन कंपनी बाय एमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी, और जो एमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी है वो अगर इंडियन कंपनी में कुछ अपना शेयर्स होल्ड की है, तो टू एमलगमेटेड फॉरेन कंपनीज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा सब्जेक्ट टू दिस फॉलोइंग टू कंडीशंस। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाता है। पहला कंडीशन ये बोलता है जो हमारा 25% शेयर होल्डर है एमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी का, वो कंटिन्यू रह जाता है दूसरे, कंटिन्यू टू रिमेन शेयर होल्डर्स ऑफ एमलगमेटेड फॉरेन कंपनी। जो एमलगमेटिंग कंपनी है उसका 25% शेयर होल्डर एमलगमेटेड कंपनी का भी शेयर होल्डर कंटिन्यू रह जाता है, वहां पर भी जाके उसका शेयर होल्ड कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि इस टाइप का जो ट्रांसफर है डजेंट अट्रैक्ट टैक्स ऑन कैपिटल गेन इन द कंट्री। जिस कंट्री में ये ट्रांसफर हो रहा है, जिस कंट्री में ये एमलगमेशन हो रहा है, वहां पर इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर वहां का गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है तो हम भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बोला गया। ये बोल रहा है मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉरेन कंपनी के केस में, फॉरेन एमलगमेशन के केस में, अगर फॉरेन कंपनी का इंडियन कंपनी में कोई शेयर्स है, ठीक है, अगर यहाँ पे इंडियन कंपनी में शेयर्स होता ही नहीं तब तो फिर उसका कोई बात ही नहीं था। इंडियन कंपनी में शेयर है और अगर एमलगमेशन हो रहा है तो जो एमलगमेटिंग कंपनी है उसके लिए भी कैपिटल गेन से एग्जाम्पशन मिल जाएगा अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाए। पहला क्या बोल रहा है, 25% शेयर होल्डर कंटिन्यू रह जाता है, और दूसरा जिस कंट्री में ये एमलगमेशन वाला प्रोसेस हो रहा है वहां पर एमलगमेशन वाले केस में टैक्स एग्जेम्प्ट होना चाहिए। अगर वहां का गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स ले लेगा। तो ये था एमलगमेटिंग कंपनी के लिए टैक्स रिलीफ इन केस ऑफ एमलगमेशन। दूसरा हम लोग देखते हैं जो शेयर होल्डर्स होता है, शेयर होल्डर किसका, एमलगमेटिंग कंपनी का। एमलगमेटिंग कंपनी मतलब ओल्ड कंपनी, एमलगमेटिंग मतलब ओल्ड कंपनी, उसके लिए क्या टैक्स रिलीफ है। अब यहाँ पर भी उसी टाइप का कुछ केस है। एक कंपनी था ए, दूसरा था बी, दोनों मिलके बना लिया नया कंपनी ए बी। एक यहाँ पे शेयर होल्डर है मोहन। मोहन जो है ए का शेयर होल्डर था। पहले इसके पास क्या सिचुएशन होगा, बिफोर इमलगमेशन मोहन के पास एक कंपनी का शेयर होगा।
अब क्या होगा, जब एमालगमेशन होगा तो ए का शेयर तो कैंसल, और इसके बदले ए का शेयर ए कंपनी ले लेगी रिटर्न, ठीक है, और इसके बदले इसको अब ए बी कंपनी का शेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज समझना पड़ेगा, ए के हैंड में क्या हो रहा है, एक तरह से ट्रांसफर हो गया ना, जो इसका पुराना शेयर था, पुराना एसेट था, ये ट्रांसफर हो गया, वो खत्म हो गया, चला गया। तो अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और इसके बदले इसको जो शेयर मिला वो एक तरह का कंसिडरेशन है, नया जो शेयर मिला एबी का, एबी का जो शेयर मिल रहा है, इसके लिए एक टाइप से कंसिडरेशन हो गया पुराने एसेट को ट्रांसफर करने के लिए। तो जनरली मोहन को यहाँ पे कैपिटल गेन पे टैक्स देना होता, जो भी इसका कैपिटल गेन निकलता है उस पर टैक्स देना होता। बट यहाँ लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर एमालगमेशन के कारण ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो हम मोहन से टैक्स नहीं लेंगे, मतलब शेयर होल्डर से टैक्स नहीं लेंगे, उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे टैक्स से। वही चीज यहाँ पे लिखा गया, एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, जो हमारा टैक्स रिलीफ है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एमलगमेटिंग कंपनी, उसको हम लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे कैपिटल गेन टैक्स से। यहाँ पे क्या बोला गया है, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर शेयर को ट्रांसफर करने से कोई कैपिटल गेन अराइज हो रहा है बाय अ शेयर होल्डर ऑफ एमलगमेटिंग कंपनी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो कैपिटल गेन के टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एज such transactions will not be regarded as transfer for the capital gain purpose, क्योंकि ये जो ट्रांसफर होता है इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर मानेंगे ही नहीं। इनकम टैक्स अथॉरिटी ये चीज बोल रहा है, इनकम टैक्स लॉ ये चीज बोल रहा है, जब ट्रांसफर होगा ही नहीं तो हम कैपिटल गेन का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। कैपिटल गेन पर्पस इफ द ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ अलॉटमेंट टू हिम, अगर ट्रांसफर वो किया है किस लिए, क्योंकि उसको कंसिडरेशन में मिला अलॉटमेंट ऑफ हिम टू शेयर्स इन द एमालगमेटेड कंपनी, एंड एमालगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, लेकिन यहाँ पे एमालगमेटेड कंपनी जो है डेट शुड बी इंडियन कंपनी। तो ये हमारा टैक्स रिलीफ है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एमालगमेटिंग कंपनी। जनरली ऐसा सिचुएशन में टैक्स लगता है, बट एमालगमेशन के केस में शेयर होल्डर को यहाँ पे टैक्स देने का जरूरत नहीं है। तो ये था टैक्स रिलीफ टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एमालगमेटिंग कंपनी। अब हम लोग देख लेते हैं एमालगमेटेड कंपनी को क्या टैक्स रिलीफ है। तो यहाँ पे जो एमालगमेटेड कंपनी है उसके लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा एमालगमेटिंग कंपनी था, मतलब जो ओल्ड कंपनी था, ठीक है, उसका जो भी लॉस था, उसका जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस था, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन था, ये सारा को ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अपने आने वाले साल में, ठीक है, आगे आगे वाले फिजिकल ईयर में, और वहां पे इसको ये सेट ऑफ कर सकता है। मतलब अगर कुछ ओल्ड कंपनी का लॉस है, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, तो ये इसको ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, और यहाँ पे इसको फ्रेश 8 ईयर्स का टाइम मिलता है इसको सेट ऑफ करने के लिए। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में हम लोग पढ़ते हैं कि 8 साल का टाइम होता है सेट ऑफ करने के लिए अनएब्जॉर्ब्ड लॉस या डिप्रिसिएशन को, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है, पीजीबीपी लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन ऑफ एमालगमेटिंग कंपनी कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय एमालगमेटेड कंपनी। तो ये एमालगमेटेड कंपनी के लिए टैक्स रिलीफ है, ठीक है, कि अब एक तरह से क्या है, अगर उसको ये कैरी फॉरवर्ड कर लेता है तो आगे वाले साल में लॉस अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिल जाता है, फायदा इसको ये होगा, मान लेते हैं एक का 50,000 का लॉस था, अब नया कंपनी जो एबी बना, ये क्या क्या आगे वाले साल में ये 2 लाख का इसका इनकम हो जा रहा है। तो अगर ये एक का लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिल गया तो इसको 50,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा ना, एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको टैक्स देना पड़ेगा 1,50,000 का, तो ये इसके लिए तो टैक्स रिलीफ ही है, 50,000 रुपये पे टैक्स इसका बच गया। तो ये हमारा टैक्स रिलीफ था एमालगमेटेड कंपनी के लिए। तो कुछ ये प्रोविजन है एमालगमेशन से रिलेटेड इनकम टैक्स एक्ट में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2018-20 वाले सेशन में पूछा गया था। एमालगमेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप का थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।